जी की बात है, नरेंद्र मोदी जी की बात है। मैं इनको जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले से इनको फॉलो कर रहा हूँ जी। और फॉलो क्यों कर रहा हूँ कि मैंने कुछ ऐसी बातें इनकी पकड़ी, क्योंकि हम लोगों का काम ही यही है देखना कि कहाँ पर कौन सी नीतिगत बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो मैंने देखा ये आदमी सामान्य व्यक्ति नहीं है। जी। ये आदमी आज को कल से लेकर के परसों तक जोड़ता है। एक चीज, समय काल को पूरी तरह जोड़ता है और पीछे वाले कल को भी समेटता हुआ आगे बढ़ता है। दूसरा, अगर आप देखें तो ये एकदम निचले पायदान जिसकी चर्चा आपने की, वहां से लेकर एकदम चरमोत्कर्ष पर बैठे व्यक्ति से उसको लिंक करने की कोशिश करता है। यानी कि एक ऐसा सोपान निर्मित करने का इनका प्रयास होता है कि जिसमें ऐसा ना हो कि कोई लिंक टूटे। नंबर एक, कोई ये कह सके कि मुझे अवसर नहीं मिला, कोई ये कह सके कि मुझे अवसर नहीं दिया जा रहा। एक चीज, बल्कि इसके आगे बढ़ करके मैं कहूंगा ये अवसर उपलब्ध भी कराते हैं और लोगों को काफ चुपसाद रहे हनुमाना वाली स्थिति से बाहर निकालने का भी प्रयास करते हैं। जी। मैं एक उदाहरण इसमें देता हूं। गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे जिसकी चर्चा आपने की, जी। वो उनके कौशल का और उनके विचार का और उनकी रणनीति की पहली पराकाष्ठा देखने को मिलती है भुज का भूकंप। जी। और उस भूकंप में जिस प्रकार से उन्होंने संसाधनों को जोड़ा, प्रशासन को जोड़ा, जो जिस प्रशासन का आत्मबल, नैतिक बल कमजोर हो चुका था, आत्मविश्वास बहुत धरातल पर आ चुका था, और उसको आगे ले जाना, जनता से जोड़ना, वही प्रशासन न्यूनतम समय में आगे ले जाता है। नंबर एक। नंबर दो, अपने संसाधनों को और अपनी शक्तियों को पहचानता है। ये गुजरात मॉडल है। जी। गुजरात मॉडल ये नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि गुजरात मॉडल क्या एफडीआई का मॉडल है, क्या इन्वेस्टमेंट का मॉडल है। वो मॉडल तो होगा, लेकिन इनका जो मॉडल रहा वो रहा कि सबको न्यूनतम आवश्यकताओं से तृप्त करना। बिल्कुल चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, इसी प्रकार से चाहे शिक्षा हो, और इसी प्रकार से सामाजिक रूप से सबको जोड़ना, चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे कृषि का विकास हो। अगर आप देखें तो वो सबको लेकर के चलना और सबके विकास को एक साथ लेकर के चलना, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से जिनको प्रेरणा प्राप्त हुई है, मैं कह सकता हूं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल। सुश्री साक्षी दिवाकर जी हमारे साथ हैं। भारतीय इकोनॉमिक्स को परिभाषित करना है जी। तो दो तीन बात समझनी होगी। जी। ये एक प्रेरक की तरह काम करते हैं। जी। लोगों में ऊर्जा का संचार करते हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको सहयोग देते हैं, उनसे संवाद करते हैं। ये इनकी प्रक्रिया है। ये तीन स्तर पर अगर हम कहें तो बहुत तेजी से काम करके सबको जोड़ने का काम करते हैं। एक की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जी। इन चीज़ों को लेकर के चलते हैं। जी। फिर जो निचले तबके के लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कहीं ना कहीं छूटे हुए लोग हैं, उनको विशेष ध्यान दे करके उनको कोई चैरिटी के तहत नहीं, एक रणनीति के तहत कि वो लाभान्वित करना और उसके द्वारा राष्ट्र को लाभान्वित करना या प्रदेश को लाभान्वित करना। एक जो कहते हैं इकोनॉमिक्स में कि ग्रोथ का या विकास का एक नया माध्यम सृजित करना, वो सृजित करना हुआ। आप कोरोना काल में उसकी रणनीति देख सकते हैं कि अगर इन्होंने स्वनिधि योजना प्रारंभ की, जी। फुटपाथ वाले को, ठेला वाले को, अगर उनके लिए 5,000 10,000 लोन की बात करी, आज तक किसने करी? कि जिसका बैंक अकाउंट भी नहीं है। फिर तीसरा इनका स्पीड अगर आप देखें, वही काम जैसे अपोजिशन कहता है कि साहब मेरी स्कीम है, मोदी जी ने कभी मना नहीं किया कि आपकी स्कीम है। वो कहते हैं स्कीम आपकी है लेकिन स्पीड हमारी है। जी। स्कीम आपकी है लेकिन हम जनता को इससे जोड़ते हैं। जी। हम जनता को समर्पित करते हैं। आप उठा करके देखें, जनधन अकाउंट के तहत एक इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मापदंड तय किया और जिसके लिए इनको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया। आप सोचिए, 41 करोड़ से ऊपर जनधन अकाउंट खोलना, 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस आवंटन करना कम समय में। 9 करोड़ किनको दिया? अगर इसकी इकोनॉमिक्स आप देखिए, ये है मोदी इकोनॉमिक्स, ये समझना जरूरी है। उज्ज्वला को अगर आप समय दें, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दे, मोदी इकोनॉमिक्स यहां से समझा जा सकता है। मोदी ने यहां पर क्या किया कि जो लोग समर्थ थे, उच्च आय वाले लोग थे, उनसे कहा कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, स्वतः छोड़ दीजिए। पहले आह्वान किया, बहुतों ने छोड़ा,
कुछ ने नहीं छोड़ा तो उनके लिए नियम लागू किया, वो छोड़ दिया। दूसरा क्या किया, उस सब्सिडी का लाभ उन्होंने गरीब तबके को दिया, उन महिलाओं को दिया, उन बच्चियों को दिया जो लकड़ी बिनने जाती थी जंगल में और असुरक्षा का शिकार होती थी। घर में गैस न होने के कारण जो धुआं होता था, महिलाएं और बच्चे उस प्रदूषण का शिकार होते थे। स्वास्थ्य प्रभावित, महिलाओं की असुरक्षा, समय की बर्बादी, वो सब्सिडी का इस्तेमाल वहां किया। नया धन नहीं लगाया, आप गौर करिएगा, यहाँ पर उसी धन से लिया। आप अगर चले जाए आशुतोष जी तो आप देखेंगे कि जो रूरल पीएचसीज है वहां पर कालरा के पेशेंट पिछले 5 साल में बहुत कम हो गए। स्वच्छता का भी एक इसमें एंगल जुड़ा हुआ है। हाँ, हम आएंगे, उस पर भी आएंगे। तो आप ये सारी चीजें उठा करके देखिए तो बिना धन लगाए। दूसरा आप देखिए, ये फ्री में नहीं देते कुछ, जब तक उसका लाभ तुरंत न प्राप्त होता हो। तो इसको कहते हैं मोदी इकोनॉमिक्स। बिना धन लगाए जनता को लाभान्वित करना और एक दृष्टिकोण से लाभान्वित नहीं करना। उसमें आप देखिए स्वास्थ्य, जागरूकता, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, बच्चों की सुरक्षा और जो समय बचे उसको आर्थिक गतिविधियों में इस्तेमाल करना। कितनी चीजें हो गई। धन लगाया नहीं, उधर से धन लिया, इधर लगाया, जो कि एक पब्लिक एक्सपेंडिचर का काम होता है। तो निचले स्तर पर इस प्रकार से उन्होंने लोगों को आर्थिक विकास से जोड़ने का काम किया। यह है मोदी इकोनॉमिक्स का एक बड़ा इंडिकेटर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और कई सारी चीजें आपसे समझेंगे मोदी के। कोरोना पर तरह तरह के चर्चाएं चल रही हैं, किसके द्वारा किया गया, क्यों किया गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन ये एक अचानक से आई हुई विपदा थी जो विश्व स्तर पर आई और विकसित राष्ट्रों पर भी बहुत बड़े स्तर पर आई। ऐसा नहीं वो छूते रहे। लेकिन जो भारत का आपदा प्रबंधन रहा कोरोना का, मेरे ख्याल से जिस तरह से इन्होंने ऑन बोर्ड सारे राज्यों को लिया और जनता को लिया, चाहे वो एक कोरोना के समय जनता कर्फ्यू हो या उसके बाद बंदी हो, तमाम तरह की चीजें नहीं, वो तो किया ही। इन्होंने आर्थिक प्रगति के एक नए आयाम को भी स्थापित करने का काम किया और विशेष रूप से स्वदेशीकरण क्या होता है, अगर ये देखना हो, आत्मनिर्भर भारत क्या होता है ये देखना हो, तो ये एक बहुत ही महीन तरीके से इसको समझना होगा। और जिस प्रकार से वैक्सीन डिप्लोमेसी तो किया, लेकिन आज के दिन अगर हम भारत में देखते हैं तो हम लोग 100 करोड़ की तरफ पहुंचने की बात कर रहे हैं और विश्व की अन्य देशों को भी हम लोग वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये शो करता है कि भारत आज, जैसा कि प्रेम शंकर जी कह रहे हैं, पिछलग्गू नहीं है। हम आगे बढ़ करके देश को आत्मविश्वास के साथ आगे ले चलने की प्रक्रिया है। लोगों में एक स्वावलंबन की भावना आ रही है, स्वदेशीकरण की भावना आ रही है। आप देखें चीन ने जिस प्रकार से भारत को आहत करने की कोशिश की, आज नतीजा ये है कि चीन से उन्होंने जो होना चाहिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, उसको लेकर के, जिसको स्वदेशीकरण में बार बार कहता हूं, आज चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत तेजी से घट रहा है और चीन के लिए एक बहुत बड़ी सामरिक चुनौती है, जैसा प्रेम शंकर जी इशारा कर रहे थे, लेकिन आर्थिक चुनौती में खड़ा किया है। और जिस प्रकार से अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना, आर्थिक दिशाओं को और आर्थिक दशाओं को आगे ले जाने की चर्चा है, ये एक नया जो है मापदंड तय कर रहा है। बिल्कुल, साक्षी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की।